हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मैटर्स। आज हम एसएसटी में एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 वायु, ठीक है ना, वायु को पढ़ेंगे। तो चलिए भाई हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी, हाँ यहाँ से अब देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है। भाई हमारी अर्थ पर अब हमें जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो हम सांस लेते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा की जरूरत होती है, वायु की, पर जो हमें दिखाई नहीं देती है। पर उसके बिना पानी भी हम काफ़ी टाइम के बाद पीते हैं, पर हम सांस तो कंटिन्यू लेते रहते हैं ना, तो इसके लिए हमें हवा की जरूरत लगती लार कंटिन्यू बनी रहती है। तो वो वायु हमें कहाँ मिलती है भाई? वायुमंडल से। और वो वायुमंडल हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। हमारी पृथ्वी पर जहाँ अब हम खड़े हैं, फिलहाल जहाँ बैठे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तब भी हमारे चारों तरफ क्या है? वायु है। तो वो वायु एक घनी चादर के रूप में पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। उसके अंदर सभी जानवर, एनिमल्स, यानी कि हम, इंसान, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करती है, ठीक है। चलिए भाई इतना तो आप सबको पता ही है। भाई आगे चलते हैं। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से भी हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि हमें पृथ्वी के तापमान को, मतलब कि हमारी पृथ्वी के तापमान को, जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उसे हमारे रहने योग्य बनाती है। तो भाई इस बात को ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे भाई ये जो हवा है, वायु है, जो अर्थ के चारों तरफ है, ये हमें सुरक्षा कैसे देती है भाई? ये कैसे सूर्य की गर्मी को रोक कर, यानी कि बल्कि सूर्य की गर्मी को, सूर्य की जो सारी गर्मी उसे अर्थ पर नहीं आने देती, और कैसे इसे ठंडा या गर्म नहीं होने देती। चलो पहले मैं इसी को समझाती हूँ आपको। आप मान देखिए, चलिए यहाँ कोशिश करती हूँ। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अब यहाँ से जैसे मान के चलिए सूरज की किरणें आ रही हैं, तो अर्थ के अंदर जो ये हमारा अर्थ के चारों तरफ क्या है? ये वायुमंडल है, ठीक है ना। ये बाहर जो है ये वायुमंडल है। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को ये कैसे रोकता है? तो हमारी जो ये वायुमंडल है, सभी किरणों को नहीं आने देता, ये कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत हीट को अंदर आने देता है अर्थ के, मतलब कि जितनी यहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, सभी को नहीं आने देता है, सारी हीट को। और फिर उसमें भी क्या करता है, जैसे अभी आ गई, ठीक है, दिन में अगर सूरज निकला है दिन के टाइम में, तो हीट आ रही है अर्थ के ऊपर, तो क्या होगा? ये अर्थ पर गर्मी है, तापमान, मतलब कि हाँ भाई रहने लायक तापमान है, क्योंकि इसने जो वायुमंडल है, इसने इसे रोक लिया है चारों तरफ से, ठीक है ना। पर बाद में क्या होता है, जैसे अब ये सूरज की किरणें, जैसे कि हमारी ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये हमारा वायुमंडल है, और यहाँ से ये सनरेज आ रही हैं, ठीक है ना। तो कुछ को तो इन्होंने रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बस लिमिटेड, थोड़ी बहुत, जितनी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना, जितना जीवन को यहाँ पर विकसित होने के लिए, जीवों को विकसित होने के लिए जितनी ज़रूरत होती है ना हीट की, उतनी ही हीट आ पाती है। वो तो दिन के टाइम में ऐसा तो ठीक है, पर रात को जब यहाँ सूरज नहीं होगा, ये सनरेज नहीं आएंगी, तो फिर क्या होगा? अर्थ बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। हमारी जो ये अर्थ है, ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना। तो क्या होगा फिर? यहाँ इतनी ठंड हो जाएगी कि सहन नहीं की जा सकेगी अगर वायुमंडल ना हो तो क्या होता है कि हमारी जो वायुमंडल है, कि कुछ ऐसी गैसेज हैं वायुमंडल में, जो ये जो हीट अंदर आ गई ना, उसे कंप्लीटली बाहर नहीं जाने देती है, उस हीट को अंदर ही बचा के रखती हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये वापस रिफ्लेक्ट होती है, तो उसे यहीं, ये जो गैसेज है यहीं रोक लेती है। तो ये वायुमंडल की गैसेज इसे अर्थ के चारों तरफ रोक लेती हैं, और अर्थ पर क्या होता है फिर भाई? तापमान सही बना रहता है, तापमान, ठीक है ना। तापमान ज़्यादा कम नहीं होता, जिससे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी कम, माइनस में नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इससे हमारी अर्थ का तापमान, हमारी पृथ्वी का तापमान इतना बना रहता है कि उस पर जीवन संभव हो। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ कि ये रात के समय ठंड से जम सकते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं ना कि चादर है जो हमें दिन के समय सूर्य की तप से, मतलब कि सूर्य की लिमिटेड हीट को, जो सूर्य से हमें गर्मी मिलती है ना, उसको लिमिटेड, जितनी हमें ज़रूरत हो, जितना कि जीवन को विकसित होने के लिए ज़रूरी है ना, उतनी ही हीट आ पाती है अर्थ के ऊपर, बाकी वापस हो जाती है। और रात को
भाई रात को फिर क्या होता है कि रात को अगर सारी हीट वापस चली जाए तो रात को ठंड हो जाएगी, तो वो हीट को अब्जॉर्व कर लेती हैं कुछ गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी को कहा गया है, ठीक है ना। वो सारी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ पर आने वाली हीट को अब्जॉर्व कर लेती है, उसे वापस नहीं जाने देती है कुछ पार्ट्स को, तो उससे अर्थ पर गर्मी बनी रहती है। जैसे दिन के समय टेम्परेचर अगर आपका 35 डिग्री होता है तो रात को आपका 18-20 के आसपास होता है। क्यों? क्योंकि वो सारी हीट नहीं गई, सूरज चला गया, सूर्य की जो हीट थी वो चली गई, पर जो हीट अर्थ पर आई थी ना उसे उसने रोक के रखा, ठीक है ना। और उससे क्या होता है, वो टेम्परेचर मेंटेन रहा। अगर हीट सारी चली जाती है तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है ना। अब ये देखिए आगे चलते हैं। अतः वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, तो जो ये वायु है ना, इसी ने वायुमंडल जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, इसी ने पृथ्वी को रहने योग्य बनाया है। ये देखिए यहाँ इसमें यही बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को, ये क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वायु में फैलकर पृथ्वी से विकृत मतलब पृथ्वी पर जो हीट आ गई उससे वापस जा रही है ना गर्मी, ऊष्मा, इंग्लिश हिंदी में उसको ऊष्मा बोलते हैं हीट को, तो उस ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस का प्रभाव पैदा करने वाली गैसेस कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे करती है भाई, पृथ्वी पर जो सूरज की हीट आ गई है, जो ऊष्मा आई है, उसे वापस जाने से कुछ पार्ट्स को उसके रोक लेती है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट रोक लेती है, पर कुछ हो जाती, चली जाती है वापस, कुछ रुक जाती है। इसे ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। किंतु जब कारखानों और कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है। अब एक बात और सोचिए, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। भाई ठीक है, अगर अभी मैं आपको यहाँ समझाती हूँ, देखिए थोड़ा सा। अब ये जो है हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है, और ये आ रही है आपकी सनरेज, ठीक। अब कुछ को तो रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई, कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाती है यहीं से बाहर, या हमारे अर्थ की लेयर पर जो गैसेज है वही रिफ्लेक्ट कर देती है, और जितनी हमें जरूरत है वो अंदर आ रही है। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो क्या करती है, जब ये वापस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे अब्जॉर्व कर लेती है। मान लीजिए पार्टिकल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, हीट को अब्जॉर्व कर लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो लिमिटेड है, मान देख जितना कि जैसे कि पौधे हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब सोख लेते हैं ना भी, अपने फोटोसिंथेसिस के टाइम अपने अंदर ले लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। और इंसान क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स है, जीवित जो भी जीव है, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को सांस के जरिए अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो वो जो प्रोसेस है ना, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो सही बनी हुई है, उसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें जो सामंजस्य सही बैठा हुआ है कि पौधों ने तो इनहेल कर लिया, इंसानों ने एक्सेल कर दिया। भाई जानवर है, जीव है, जो जीव है उन्होंने तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, ठीक है ना, और पौधों ने क्या किया, पौधों ने उसे अंदर ले लिया, और थोड़ी सी लिमिट में, मतलब सही मात्रा में वो अर्थ पर बनी हुई है। तो वो क्या करती है कि हीट को, अर्थ पर रहने जितनी हीट की जरूरत होती है ना रात के टाइम में, दिन जितना भी, मतलब कि गर्मी बढ़ाने के लिए जितने तापमान टेम्परेचर अर्थ का सही रहे उतना वो अपने पास रख लेती है, ठीक है ना। पर अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेगी, मान के चलो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, ये पार्टिकल से बनाई है मैंने, सब कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब जो हीट अर्थ पर आ गई है और वो जा रही है वापस, दिन के टाइम आएगी, अब वो वापस जाएगी, तो उस हीट को ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेगी, अपने पास सोख लेगी, वहीं रखेगी ना, जाने नहीं देगी, विकृत नहीं, बस उसको वापस नहीं जाने देगी, अपने पास ही रख लेगी, अर्थ पर ही ठहरा देगी उसे। तो अर्थ पर जब वो सारी हीट रुकेगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। अब धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अर्थ के ऊपर धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो जो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वो धीरे धीरे क्या कर रही है, हीट को भी अपने पास रख रही है ना। ऊष्मा जो अर्थ की, हमारी पृथ्वी पर जो सूरज की ऊष्मा आ रही है, जो हीट आ रही है, उसको जाने से फिर वो रोक रही है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे अर्थ पर गर्मी, हमारा तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यही समझाने की कोशिश यहाँ इन्होंने इसमें जो इस फैक्ट्स में यही बताया गया है। इसे ही भूमंडलीय तापमान या इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता है इसे ही भूमंडलीय तापमान कहते हैं। और पृथ्वी का तापमान किससे बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। वो कहाँ से आ रही है भाई,
हम इंसानों का, सॉरी, जानवर, जीव जंतु जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, तो उससे तो बैलेंस बना हुआ है। पर बढ़ती कब है? बढ़ती जब है, जब कारखानों और कारों के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापमान, हिंदी में इसे भूमंडलीय तापमान और इंग्लिश में से ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। और तापमान में वृद्धि होने से फिर क्या होगा भाई? तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर सबसे ठंडे प्रदेश, ठीक है ना, जहां बर्फ जमी हुई है वो भी पिघलने लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप अब भाई ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा पिघलेंगे और पिघल कर वो पानी कहाँ जाएगा? समुद्रों में, है ना, महासागरों में। तो जिसके परिणाम स्वरूप समुद्रों का जल स्तर में वृद्धि होती आ रही है। इससे फिर पानी बढ़ के कहाँ जाएगा भाई? जो तटीय क्षेत्र है वहां पर, तो जो तटीय क्षेत्र है वहां बाढ़ आ जाती है और ज्यादा ऐसा ही होता रहा ना दीर्घ अवधि से, इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु लुप्त हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये, अगर ये लिमिटेड है, इसकी क्वांटिटी सही रहती है, मात्रा सही रहती है, तो ये अर्थ के टेम्परेचर को और अर्थ के लिए जरूरी है, सही रखती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती है, अति तो भाई हर चीज़ की बेकार होती है, अति तो हर चीज़ की खराब है। तो अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो फिर ये क्या करती है? हानिकारक हो जाएगी हमारे अर्थ के लिए, ठीक है ना। चलिए भैया अब आगे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन, यानी कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन सी गैसेज हैं, ठीक है ना, किस किस चीज से वायुमंडल बना हुआ है। तो क्या आप जानते हैं जिस वायुमंडल का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, यहाँ समझते हैं भाई, क्या आप जानते हैं जिस वायुमंडल का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण है। अब हमारे आसपास हवा हमें दिखाई नहीं देती, हमें पता है हमारे आसपास भाई हम सांस ले रहे हैं। अगर हम सांस ले रहे हैं और हवा अंदर ले रहे हैं तो उसका मतलब हवा तो है ना, ठीक है, तो हवा है। अब वो हवा के अंदर इतनी गैसेज, हमें तो पता ही नहीं, बस हमें इतना पता है कि ऑक्सीजन से हम अंदर लेते हैं, तो उस हवा के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सी गैसें हैं। तो हमारा जो ये वायुमंडल है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये हवा है, ये क्या है, इसमें बहुत सी गैसेज हैं। अब देखिए, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैस है जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। भाई आपकी जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, इससे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये गैसें कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ का पॉइंट नोट कर लीजिए भाई, धूल के कण भी होते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाता है भाई गैसेज, धूल के कण और जलवाष्प वगैरह, तो ये सब कुछ होते हैं हवा के अंदर, हमारे वायुमंडल में, ठीक है। अच्छा, ये आपको इसमें डायग्राम में दिखाएंगे, चलो, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों को दर्शित किया गया है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों के जरिए कुछ नाइट्रोजन अंदर भी लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। चलो भाई पहले एक बार ये डायग्राम देख लीजिए आप लोग। अभी देखिए, अब यहाँ इन्होंने दिखा दिया कि ये जो 21% है ये क्या है, आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। ये जो 21% ये आपकी ऑक्सीजन है, और ये जो बाकी का व्हाइट एरिया दिखा रखा है 78%, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक है 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो बाकी का फिर क्या बच गया, 1% बच जाता है, उसमें क्या आ जाती है, उसके अंदर आपकी आर्गन 0.93%। एग्जामिनर इनकी क्वांटिटी पूछ लेता है, पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ध्यान से देखिएगा 0.03% है, ठीक है ना। एक एग्जाम में मैंने देखा था वहाँ 0.003 था, तो वो रॉन्ग था क्योंकि उसमें डबल जीरो थी और हमें ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं अभी 3% था पीछे। तो ध्यान रखिएगा 0.03 क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। बस इन्हीं का ध्यान रखिएगा, मेनली तो यही है, और अन्य सभी जो बच जाती हैं बाकी वो 0.04% है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन आपकी 21%, नाइट्रोजन आपकी 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है 0.03%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03%, और आर्गन आपकी 0.93, और अन्य गैसें 0.4। अब ये क्या कह रहा है कि हम नाइट्रोजन को, भाई अब इतनी गैसेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं भाई जब सांस लेते हैं तो बस भाई तू ऑक्सीजन ही अंदर जा, नहीं ना। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी अंदर चली जाती है, और जब वो नाइट्रोजन अंदर चली जाती है तो हम वापस उसे बाहर निकाल देते हैं फिर फेफड़ों के जरिए, ठीक है ना, वो हमारे अंदर ही नहीं रहती है, उसको हम वापस निकाल देते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। तो
पर पेड़ पौधे क्या होते हैं, हम तो सीधे नाइट्रोजन को अंदर ले जाते हैं, पर पेड़ पौधे जो है वो नाइट्रोजन को सीधा अंदर नहीं ले जाते हैं, ठीक है ना, नहीं ले जा पाते हैं। तो पता क्या होता है, मृदा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, फिर पेड़ पौधे कैसे लेंगे भाई नाइट्रोजन को, तो पेड़ पौधों की जड़ होती है ना वो मृदा, यानी मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधों की जड़ होती है उसमें रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका रूप बदल देते हैं, जिससे फिर जड़ों में वो जीवाणु रहते हैं और वो उसका रूप बदल देते हैं, तो पौधे उस गैस को ले लेते हैं, ठीक है ना पौधे। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि क्या पेड़ पौधे नाइट्रोजन को सीधा सोखते हैं या भाई कैसे वो यूज करते हैं उसको। तो पेड़ पौधों की जड़ों में जो जीवाणु होते हैं ना वो ही नाइट्रोजन को लेकर उसका स्वरूप बदलते हैं और उसी के जरिए फिर पेड़ पौधे नाइट्रोजन लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है भाई, फर्स्ट नंबर पर तो आपकी नाइट्रोजन, उसके बाद आपको ऑक्सीजन मिलती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। सांस लेने में भी मनुष्य और पशुओं को क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वो सांस लेते हैं, जरूरत होती है। और हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस, जिससे वो अपना खाना वगैरह ये सब चीजें करते हैं, तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो इससे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, ठीक है भाई। और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अब भाई हम पेड़ पौधों को काटते जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होती है, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन तो पेड़ पौधे रिलीज कर रहे हैं तभी तो मिल रही है ना हमें। तो जब पेड़ पौधों हम काटते ही चले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। तो संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए अगर हमें अच्छी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप में यहाँ पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है ना। अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, ठीक है। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर है, जिससे संतुलन बना हुआ है। ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे उसको ले रहे हैं, तो इससे क्या संतुलन बना हुआ है। अभी तो संतुलन उससे बना हुआ है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज, अब भाई मनुष्य जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना उतनी तो पेड़ पौधे अब अंदर ले रहे हैं। पर जब कोयला और खनिज आदि जो ईंधन जलते हैं ना और इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे क्या होता है, सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा भाई, संतुलन डिगमगा जाएगा। तो वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ स्तर पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब जो बढ़ रही है भाई, जो पेड़ इंसानों ने छोड़ दी कार्बन डाइऑक्साइड, जीव जंतुओं ने या इंसानों ने, उसको तो पेड़ पौधों ने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, वो तो उसको सोख रहे हैं, संतुलन बना हुआ है। पर जब अब ये एक्स्ट्रा में जो हो रही है, अब जो ये खनिज जल रहे हैं, खनिज तेल है, ईंधन है, कोयला है, इनके जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अब वो कहाँ जाएगी, वो तो हमारी अर्थ में जो हमारा वायुमंडल है अर्थ के ऊपर, उसी में तो स्टोर होती रहेगी ना। अब ये इसका आयतन फिर क्या है, मतलब कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन पृथ्वी पर बढ़ रहा है और जो जलवायु को और मौसम को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। अब जलवायु और मौसम को कैसे प्रभावित करेगा भाई, हीट बढ़ा रहा है, तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी ज़्यादा हो जाएगा अर्थ के ऊपर, ठीक है ना, और भी बहुत सी इफेक्ट डालेगा। तो फिर इस तरह से अब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया था, हमने जो पढ़ा था वो थी वायुमंडल की गैसेस, ठीक है। अब वायुमंडल की संरचना, तब ये देखिए क्या कह रहा है ये। तो वायुमंडल की संरचना में हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें 5 परतें हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। और बहिर्मंडल 5 परतें हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी वायुमंडल में कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं। और कहाँ से स्टार्ट होती है, 0, मतलब कि एकदम से अर्थ की सतह से, जहाँ से 0 मीटर शुरू किया जाता है, 0 मीटर मतलब कि समुद्री सतह पर, ठीक है, हमारी अर्थ की सतह पर। अब चलिए 1 मिनट आपको बताती हूँ, जैसे कि यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ। अब ये हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ के ऊपर जो ये हमारा वायुमंडल है समझ लीजिए, तो इसमें भी 5 लेयर्स है, 1 2 3 4 ऐसे करके 5 लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो इनमें हमने इस पूरे वायुमंडल को 5 लेयर्स में बांट दिया, ऐसे अलग अलग खिंची नहीं हुई है, बस हमने उसको बांट दिया है कि यहाँ तक ये लेयर, फिर यहाँ यहाँ ऐसे करके हमने लेयर्स बांट दिए।
तो हमारी अर्थ के चारों तरफ वायु का जो आवरण है, जो वायु का घेरा है, वो वायुमंडल है। उसको हमने 5 परतों में डिवाइड कर दिया है। चलो हम उन्हीं को पढ़ते हैं। यहाँ जैसे दिखाया गया है, इसमें देखिए, ये आपकी, ये देखिए यहाँ, ये इन्होंने आपका बेस दिखा दिया। ये आपकी जैसे कि फर्स्ट अर्थ की शुरुआत है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ से हमारी परतें शुरू हो रही है। पहली हमारी शोभ मंडल, फिर दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी बाह्य वायुमंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है ना। इसमें आपके बुक में डायग्राम है, इसमें देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आपको बड़ा करके धीरे धीरे दिखाती हूँ। देखिए, ये ऊपर बहिर्मंडल, फिर वायुमंडल, फिर मध्य मंडल और फिर आपका समताप मंडल और फिर शोभ मंडल, ठीक है ना। चलिए अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, शोभ मंडल और इनके बारे में। तो शोभ, सबसे पहले शुरू करते हैं हम शोभ मंडल से। चलिए, ये आ गया आपका शोभ मंडल। शोभ मंडल यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि अर्थ के टच में है, जहाँ से हमारी अर्थ शुरू होती है वहां से टच में है ना ये। तो अर्थ के सबसे नीचे यही मंडल आता है, जिसमें हम खड़े हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज होती हैं। हमारे चारों तरफ जो मंडल, वायुमंडल, जो वायु है, वो शोभ मंडल की परत है, ठीक है ना। हम जहाँ खड़े हैं या बैठे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, अर्थ की सतह पर बिल्कुल टच से शुरू होते हैं शोभ मंडल, ठीक है। यह इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी औसत ऊंचाई, अब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इनकी ऊंचाइयाँ कितनी हैं। तो जो हमारी ये शोभ मंडल है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर है। और इसी मंडल में मौजूद हम सांस लेते हैं, मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, वर्षा, कोहरा, ओला आदि सब कुछ, ओले वगैरह। तो एक बार यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, ये आपकी, देखिए यहाँ देखें, ये आपकी, यहाँ से हमारी अर्थ शुरू, यहाँ ये बेस है। अब इसी पे देखिए माउंट एवरेस्ट वगैरह दिखा दिया है, यहाँ हम खड़े हो गए भाई, ठीक है ना। ये पेड़ पौधे हैं यहाँ इसी में। तो क्या है? ये आपकी शोभ मंडल है। शोभ मंडल की ऊंचाई इन्होंने कितनी बताई? 13 किलोमीटर बताई है औसत। यहाँ तो 10 दिखा रखी है, पर ये कितनी है? 13 किलोमीटर है, ठीक है। औसत है 13 किलोमीटर। वो कैसे, एक बार मैं आपको वो भी समझाती हूँ। देखिए, ये जो हमारी अर्थ है, अब यहाँ ये आ गई इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ तो है ये ज़्यादा ऊंचाई में, ठीक है, 18 के आसपास है, 18 किलोमीटर। और ये जो पोल्स है ना, यहाँ इसकी लेयर जो ये है, इसका अब ये जो आवरण बना, ये चारों तरफ मैंने बना दिया, ये आपकी क्या है? शोभ मंडल की लेयर है ये। तो ये शोभ मंडल की लेयर यहाँ पर कितनी है? 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ 18 है, यहाँ 8 या 10, 8 है, कितनी है यहाँ? 8 किलोमीटर है। कहाँ पर? पोल्स पर। ये आपके पोल्स हैं अर्थ के, है ना। और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, पोल्स पर इसकी ऊंचाई कम है। जो हमारे ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव जो हैं, इन पर हमारी अर्थ के चारों तरफ जो वायुमंडल की परत है, शोभ मंडल, ये 8 किलोमीटर तक ऊंची है। और जो हमारा ये इक्वेटर है ना, 0 मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री, यहाँ क्या है? ये 18 मीटर की ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो इसलिए इसकी औसत एवरेज निकाल के वहाँ 13 किलोमीटर बताया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ वापस आ जाते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। मुझे उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा है। अभी देखिए, तो ये शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। इसी में आपका माउंट एवरेस्ट है, और इसी के अंदर सभी मौसम की घटनाएं होती है। इसी में सभी गैसेज हैं, जो हैवी गैस, जो भी गैसेज है, गैसेज में क्या है? इनका घनत्व ज़्यादा होता है। गैसेज हमेशा पृथ्वी की सतह के पास होती हैं, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी की सतह के पास यहाँ है ये सभी गैसेज। ऑक्सीजन भी यहीं, क्योंकि हम यहीं सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहीं। तो सभी मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी इसी के अंदर होती हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका शोभ मंडल है, इसी में आपके मौसम संबंधी घटनाएं भी होती है। जो बादल वगैरह हैं वो भी यही हैं भाई आपके, सब बारिश वगैरह, ओले पड़ते हैं। ये जो कोहरा होता है सर्दियों के मौसम में, धुंध वगैरह हम लोकल भाषा में अपना बोलते हैं, तो ये सब यही होती है। तो सभी मौसम संबंधी घटनाएं, जो भी मौसम की एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर होती हैं। ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी गैसेज क्या है? ज़्यादातर इसी में होती हैं, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ज़्यादातर गैसेज इसी में होती है, 13 किलोमीटर के एरिया में यहीं आ जाती है। अब इसके बाद आता है आपका शोभ मंडल था ये। अब शोभ मंडल खत्म होने पर ये आपकी शोभ सीमा शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो शोभ मंडल खत्म होगा तो शोभ सीमा आएगी यहाँ, और शोभ सीमा के बाद क्या जाएगा? आपका समताप मंडल। क्या आ गया? ये आपका समताप मंडल। अब एक बात नोट कीजिए, समताप मंडल के अंदर आपकी एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं ना, ये एक्टिविटीज आपकी इसी में होती है एरोप्लेन की। क्यों?
क्योंकि भाई मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादल बनना, ये सब तो इसमें हो गया नीचे वाले में, क्षोभ मंडल में। ऊपर क्या है, एकदम शांत है। ये जो मंडल है ना समताप मंडल, ये शांत है, इसमें कोई खास हलचल नहीं है, एकदम शांत है। तो हवाई जहाज वगैरह चलाने के लिए भाई क्या होता है, भाई साफ मौसम तो चाहिए। यहाँ तो भाई बादलों में फंस के कहीं क्रैश हो जाएगी। तो इसीलिए हवाई जहाज वगैरह जो है ये कहाँ चलती है, आपकी समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ एकदम हलचल नहीं है, शांत मंडल है। और आपकी ओजोन लेयर भी यही है जो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, ठीक है ना। ओजोन लेयर क्या करती है, सूरज से आने वाली यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, कई तरह की रेज होती है, पैराबैंगनी रेज जिनको बोलते हैं, बहुत ही खतरनाक होती हैं, उनको हमारे अर्थ पर आने से रोकता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो आपकी ओजोन लेयर कहाँ है, समताप मंडल में। एरोप्लेन्स कहाँ चलते हैं, समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, ठीक है ना। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी, 13 किलोमीटर। भारी गैसेस कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में। अब समताप मंडल के बाद आपकी आ जाती है ये आपकी समताप सीमा। समताप मंडल के ऊपर समताप सीमा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए समताप सीमा कहाँ होती है, तो ये नहीं है कि आप कहीं इसको क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में कर दें। क्षोभ सीमा क्षोभ मंडल से ऊपर आएगी, क्षोभ मंडल के नीचे नहीं है, ध्यान रखिएगा। अर्थ की सतह पर थोड़ी है। अब ये क्षोभ मंडल है यहाँ, तो इस क्षोभ मंडल की सीमा यहाँ नीचे थोड़ी मिलेगी। तो क्षोभ सीमा हमेशा क्षोभ मंडल के ऊपर होगी, और फिर क्षोभ मंडल के ऊपर आ जाएगा समताप मंडल, और समताप सीमा आएगी समताप मंडल के ऊपर, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, समताप सीमा कहाँ मिलेगी आपको, समताप मंडल के ऊपर और मध्य मंडल के नीचे। अब समताप सीमा के बाद आपका मध्य मंडल स्टार्ट हो जाता है। मध्य मंडल, अब हाँ मैंने ये नहीं बताया आपको, इसकी ऊंचाई और बता दूं। जो समताप मंडल है ये 50 किलोमीटर तक है, ठीक है ना। 13 किलोमीटर तक तो क्षोभ मंडल था, और 13 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपका क्या है, समताप मंडल है। अब समताप मंडल से 50 से 80 किलोमीटर तक आपका मध्य मंडल आ जाएगा। और मध्य मंडल के अंदर क्या है, इसके अंदर आयन्स है, आयन लेयर है एक, इसको इसलिए आयन मंडल भी इसी में बोल देते हैं कि आयन कहाँ मिलते हैं आपको, मध्य मंडल में। आयन मंडल भी इसे कहा जाता है। और ये आयन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसी, बल्कि सूरज से जो रेज आती है ना, सूरज की रोशनी से ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। और ये चार्ज होने के बाद क्या करते हैं, अब जो हमारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो रेडियो की, टेलीविजन की, जो भी फ्रिक्वेंसीज हैं, वो टावर्स लगा के यहाँ जैसे सेट कर रखे, तो वो फ्रिक्वेंसीज सीधी यहाँ आएंगी, ठीक है ना। आप एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए। अब मान के चलिए टावर्स हैं, ठीक है, तो इन टावर्स से जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सीधी, पहले ये आयन्स होते हैं, इन पर जाएगी, आयन पर। और जो ये आयन है ना, ये हमारी सन रे से चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद ये इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर ये वापस उन्हें भेज देते हैं नीचे। तभी तो हमारे ये जो टेलीफोन वगैरह है, रेडियो वगैरह हैं, ये सब काम करते हैं, है ना। तो आयन मंडल कहाँ है आपका, मध्य मंडल में, ठीक। चलिए, आयन मंडल मध्य मंडल में है, जो हमारी रेडियो एक्टिविटीज के लिए काम आता है। अब उसके बाद आ जाता है, और हाँ इसमें अभी यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट। मध्य मंडल, सॉरी भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई, आयन मंडल यहाँ नहीं है। आयन मंडल आपके बाह्य वायुमंडल में है। मध्य मंडल के अंदर है आपका, मध्य मंडल में आपकी उल्का पिंड जलते हैं, ठीक है ना। जो उल्काएं आती है ना, वो घर्षण से, जैसे ये उल्काएं ये दिखा रखी हैं, ये जो उल्काएं आ रही हैं, ये मध्य मंडल में आते आते इनकी स्पीड इतनी तेज होती है इन उल्का पिंडों की, कि मध्य मंडल में आते आते जलना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। और ये जलकर राख हो जाती है, और इन्हीं के टुकड़े यहाँ वहाँ डस्ट में यहाँ घूमते रहते हैं इसके अंदर मध्य मंडल में। तो ये ध्यान रखिएगा, उल्का पिंड कहाँ जलते हैं, मध्य मंडल में। इनकी खासियत याद होनी चाहिए आपको, इनकी स्पेशलिटी क्या है, कौन से मंडल की ऊंचाई कितनी है, और इनकी क्या क्या स्पेशलिटी, मेनली आपको यही याद होना चाहिए। अब आ जाता है आपका बाह्य वायुमंडल। मध्य मंडल के बाद आपकी मध्य सीमा, और फिर आ जाता है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल के अंदर ही आपका क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है ना। जो आपकी जो रेडियो एक्टिविटीज़ होती है, रेडियो की तरंगे, टेलीफोन वगैरह की जो ये रेज होती हैं, तरंगे जो होती हैं, ये वापस फ्रीक्वेंसी वापस आती हैं, तो ये आपकी कहाँ होती है, बाह्य वायुमंडल के अंदर, ठीक है ना। और बाह्य वायुमंडल के बाद आ जाता है आपका बहिर्मंडल। ये क्या होता है, बहिर्मंडल सबसे आखिरी परत है। और ये बहिर्मंडल बिल्कुल अंतरिक्ष, मतलब कि हमारा जो ब्रह्मांड स्पेस है, स्पेस से टच होता है बहिर्मंडल, ठीक है ना। बहिर्मंडल के बाद आपका स्पेस आ जाता है, ठीक। ये यहाँ पर बिल्कुल बहिर्मंडल में क्या होता है, आपकी बिल्कुल हल्की गैसेज होती हैं, जो हाइड्रोजन और हीलियम होती है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, वो यही मिलती है आपको हल्की गैसेज, ठीक है।
अब हमने जो पढ़ा है वो ही सब यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ वायुमंडल की यह मध्यमंडल के वायुमंडल की तीसरी परत है, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर ऊंची होती है। ये ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्कापिंड इसी परत में आने पर, उल्कापिंड जो होते हैं वो इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अब आगे बाह्य वायुमंडल, यह वायुमंडल में सबसे बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान भी यहाँ बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है ना, जो रेडियो संचार में काम आता है। एक बार वापस डायग्राम पर आकर आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ ढंग से, इसका एक बार फिर से बता देती हूँ अच्छे से। पहली परत है आपकी क्षोभ मंडल, इसकी 13 किलोमीटर हाइट है। 13 से फिर 50 आपकी समताप मंडल, ठीक है। 50 से 80 आपकी मध्य मंडल की है, और मध्य फिर उसके बाद और 80 से ऊपर आपकी बाह्य वायुमंडल, और इससे ऊपर 80 से 400 आपका बाह्य वायुमंडल हो जाता है, और उससे ऊपर फिर आपका बहिर्मंडल हो जाता है, ठीक है ना। यह इनकी हाइट हो गई। अब ये इसमें इनकी खासियत, क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी एक्टिविटीज, समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं, ओजोन लेयर होती है, मध्य मंडल में उल्कापिंड आके चल जाते हैं, बाह्य वायुमंडल में आपका जो ये रेडियो एक्टिविटीज, जो ये आयन मंडल भी इसको बोलते हैं, जिसमें आयन्स होते हैं, और ये रेडियो के संचार हुए और ये टेलीफोन वगैरह के लिए जो आपकी रेज है इनको वापस अर्थ पर भेजते हैं, ठीक है ना। ये सब हो गया। अब चलिए भैया आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये परत का उपयोग करके वास्तव में पृथ्वी पर प्रसारित रेडियो तरंगों को इस परत के द्वारा वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बहिर्वायुमंडल। बहिर्वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। हल्की हल्की गैसें होती हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी परत में मिलती हैं? तो ये मिलती है वायुमंडल के बहिर्मंडल में। क्वेश्चन भाई कैसे भी बन सकता है। अब आ जाते हैं मौसम और जलवायु। आपके इसी चैप्टर में इसके बारे में भी बताया गया, वायु के साथ साथ मौसम और जलवायु। आज वर्षा होगी। अब ये देखिए, मौसम और जलवायु, मौसम को इंग्लिश में वेदर और जलवायु को क्लाइमेट बोलते हैं। तो मौसम और जलवायु को हम एक दूसरे का पर्यायवाची यूज करते हैं। समानांतर, आज का मौसम कैसा है या जलवायु है ना, कोई खास डिफरेंस नहीं समझते, पर हमें ये देखना होगा। इसमें बताया गया है कि आज मौसम अलग चीज है, जलवायु अलग है। मौसम क्या होता है? मौसम दिन ब दिन बदल सकता है। सुबह कैसा हो, शाम को भी मौसम, हम बोलते हैं ना कि आज तो ठंडा मौसम, शाम को ठंड हो जाती है तो ठंडा मौसम है, सुबह गर्मी होती है तो गर्म मौसम है ना। या मौसम, तो इसको मौसम, जैसे कि अभी समझने की कोशिश कीजिए कि मौसम जो होता है, यहाँ देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम होता है, ठीक है ना। जो मौसम क्या होता है? मौसम वो होता है जो वायुमंडल की वायुमंडल यानी अर्थ पर जो प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आज सुबह गर्म था मौसम, धूप निकली हुई थी, शाम को बादल हो गए, बारिश हो गई, तो रात को क्या हुई? ठंड हो गई, है ना। तो मौसम क्या कहते हैं? सुबह गर्म मौसम था, शाम को मौसम ठंडा हो गया। ये तो होता है मौसम। मौसम कई दिनों तक भी मौसम बना रहता है। जैसे कि कहते सर्दी का मौसम आ गया तो 3-4 महीने सर्दी बनी रहती है, फिर कहते गर्मी का मौसम आ गया, फिर 3-4 महीने गर्मी बनी रहती है, फिर बोल देते बारिश का मौसम आ गया तो फिर 3-4 महीने बारिश का मौसम रहता है, और बीच में थोड़ा ऐसा मौसम रहता है कि ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना। तो ये होता है मौसम, जो दिन में 2-3 बार बदल भी सकता है। भाई सुबह बहुत ज़्यादा हीट होती है और फिर बारिश हो जाए या बादल हो जाते हैं, ठंडी हवा आ जाती है, तो मौसम चेंज हो जाता है, फिर कहते हैं ना भाई मौसम बदल गया, ठंड हो रही है ना। तो मौसम होता है दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम क्या होता है? मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अब आ जाता है जलवायु। अब हमारा मौसम जैसे 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी, 4 महीने बारिश होती है, तो ये क्या हो गया? हमारी जलवायु है। फिर ये कंटिन्यू हर साल यही कंडीशंस बनी रहती हैं। हमें पता है कि दिसंबर जनवरी में सर्दी, है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी, फिर मार्च अप्रैल मई जून गर्मी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर फिर बारिश रहेगी। तो इससे क्या होता है? हमें पता चल गया कि हमारे यहाँ इस तरह का मौसम है और ये हर साल यही होता है, ठीक है ना। तो लगती ला 30-40 साल तक कंटिन्यू, 10 मतलब कि 5-10 साल तक कंटिन्यू एक ही जैसी कंडीशंस बदलती रहती है ना, उसी को जलवायु कहा गया है। ये जलवायु है। और मौसम क्या होता है? मौसम दिन प्रतिदिन भी बदलता है और कुछ कुछ महीनों में बदलता है, और जो कुछ कुछ महीनों बदलता है उसे जलवायु नहीं कहेंगे।
हाँ, ये पता चल जाएगा भाई इस तरह की जलवायु भारत की है कि उसमें ये मौसम बदलते रहते हैं, तो ये जलवायु है भारत की। जब मौसम एक जैसा मौसम बना रहता है ना भाई, हर साल 3 महीने 4 महीने बारिश है, 4 महीने सर्दी है, 4 महीने गर्मी है, हर साल ये मौसम बना हुआ है, तो ये लगती लार ये मौसम बना हुआ है ना, इसी को जलवायु कहा गया है। जैसे कि इसमें बता रहे हैं कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम भाई लंबे टाइम तक, दीर्घ काल में यानी लंबे टाइम तक किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु होता है। ठीक है ना, क्या अब आप समझ गए हैं? ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो चलिए भैया, आपको मौसम और जलवायु का डिफरेंस तो समझ में आ गया। मौसम आपका सुबह शाम में भी चेंज हो सकता है, मौसम 3-4 महीने कंटिन्यू एक जैसा बना रहता है, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम। और जब ये मौसम लंबे समय तक इसी ही कंडीशंस में बनता रहता है कि हर साल वही सर्दी गर्मी, हर साल वही सर्दी गर्मी, हर साल वही सर्दी गर्मी और बारिश है, तो वो हमारी जलवायु बन गई है। अब हम उसे दीर्घकाल यानी 10-15 साल, 5 साल, 30 साल से हम कंटिन्यू यही देखते आ रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो ये हमारी अब जलवायु बन गई है। ठीक है, अब तापमान को पढ़ लेते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप और शीतलता, वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। अब भाई तापमान क्या होता है? तापमान टेम्परेचर जो होता है, हम कैसे देखते भाई, वायुमंडल के अंदर तापमान होता है। वायु में अगर गर्मी है तो मौसम गर्म है, शीतलता है तो मौसम मतलब कि तापमान कम हो जाएगा। हमारा जो तापमान है, अगर गर्मी रहेगी तो तापमान बढ़ेगा, है ना, और हमारी सर्दी रहेगी यानी हवा ठंडी हवा चलेंगी तो तापमान अपने आप 2-3 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। अब आप देखते हो रूम में एसी लगा हुआ है, अब एसी चल रहा है तो क्या होता है, जब एसी बंद है कमरे का तापमान, कमरे की जो हवा है वो गर्म है, तो तापमान अपने आप देखोगे, एसी भी तो आपका टेम्परेचर दिखाता है तो आपको पता चलता है 35 डिग्री 30 डिग्री। और जब एसी चलने के बाद वो टेम्परेचर, जब वो हवा ठंडी हो जाती है तो तापमान नीचे नहीं चला जाता है। एसी में दिखाया जाता है तापमान लिखा होता है 18 डिग्री हो जाता है, 17 डिग्री या 15 डिग्री जितना भी चला जाता है, तो वही तापमान है। अगर वायु में शीतलता है तो तापमान कम, वायु में शीतलता कम, गर्मी है तो तापमान ज्यादा, तो वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद शीतलता और ताप और शीतलता के परिणाम को ही तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। भाई पता है वायुमंडल दिन और रात में नहीं बदलता। दिन में जैसे कि गर्मी है तो तापमान ज़्यादा, दिन में हमेशा तापमान ज़्यादा होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश का मौसम हो, दिन में तापमान ज़्यादा क्योंकि सूरज निकला होता है। सूरज निकला होता है तो हमारी हवा में गर्मी होती है और रात के समय तापमान थोड़ा नीचे आ जाता है। ठीक है ना, चाहे वो कोई सी भी ऋतु हो, ऋतु की अपेक्षा अब ये देखिए, शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। भाई सबको पता है कि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होता है। अब ये तो तापमान हो गया। अब ये आ गया आतपन। आतपन क्या है भाई? एक ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो हमारी जलवायु को, तापमान हमारी जलवायु को इफेक्ट डालता है ना। अब ये जो है आतपन भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, तापमान के वितरण को। अब सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहा जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए आतपन क्या होता है। एक नंबर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आतपन क्या है, तो आतपन सूरज से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, ठीक है ना, जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है या और हमारी अर्थ की जो रेज लेयर्स हैं, ये जो अर्थ की जो गैसेज है, ये वायुमंडल के ऊपर जो अर्थ के ऊपर वायुमंडल की जो परतें हैं, ये जिस सूरज से आने वाली ऊष्मा को रोक लेती है ना, वही क्या कहलाता है? आतपन कहलाता है। अब ये कह रहा है कि आतपन जो है वो सूर्य ताप की मात्रा, आतपन का मतलब सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब आप यहाँ देखिए, ये समझिए 1 मिनट। अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये ध्रुव हो गए, सॉरी अर्थ ऐसे नहीं, हमारी अर्थ क्या है? अंडाकार शेप में है, थोड़ी सी, एकदम राउंड नहीं है, तो ये ध्रुव हो गए अर्थ के, और ये हमारी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री। अब ये आपका सन है, यहाँ ये सन चमक रहा है, तो सन से जो रेज आ रही हैं अब वो क्या होगा? 0 डिग्री पर ज़्यादा होती है, ठीक है ना, ये हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था अच्छे से डायग्राम से। और इक्वेटर ये जो होते हैं इन पर कम होती है, यहाँ ध्रुवों पर कम पहुँचती है सूरज की रेज, और 0 डिग्री पर ज़्यादा पहुँचती है ना। तो क्या होगा? सूरज यहाँ पर जो होगी वो सूर्य की ऊर्जा ज़्यादा होगी, है ना, और यहाँ पर
कम होगी, सूर्य की रेज से कम पहुंचती हैं तो यहाँ कम होगी। तो आतपन सूर्य ताप की मात्रा, जो आतपन की मात्रा है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, यानी यहाँ ज्यादा होती है और यहाँ ऊपर की तरफ जाते वक्त फिर वो कम होती चली जाती है, ठीक है ना। यहाँ कम और यहाँ सेंटर में ज्यादा और ऊपर ध्रुवों की तरफ कम होती है। अब आप देखें, अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए। भाई ध्रुव इसलिए तो बर्फ से ढके हुए हैं क्योंकि ध्रुवों पर जो है सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है। अब मैं आपको वही सारी प्रोसेस यहाँ समझाऊं तो आप मेरे पीछे की वीडियोस में जो हमारी पृथ्वी की गतियां हैं वहां जाकर उस वीडियो में आप ये सब चीजें देख सकते हैं, वहां मैंने अच्छे से समझा रखा। अब मैं उसे यहाँ समझाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो ध्रुव है वो बर्फ से ढके होते हैं क्योंकि वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, सूर्य की रोशनी कम पहुंचती है तो क्या होगा, हीट कम पहुंचेगी, हीट कम पहुंचेगी तो वहाँ ठंड ज़्यादा होगी, ठंड ज़्यादा होगी तो वहाँ बर्फ जमेगी। तो इसलिए ध्रुव यानी कि हमारे पोल्स जो है वो बर्फ से ढके हुए। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, गर्मी हो जाएगी तो कुछ फसलें नहीं उगेंगी। क्यों भाई, ऐसी भी बहुत सी फसलें जिनको ठंडा मौसम चाहिए होता है, अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो भी पृथ्वी पर फसलें नहीं उगेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय ये ऊष्मा मुक्त हो जाते हैं। अब ये कह रहा है कि गाँव की अपेक्षा शहरों में तापमान ज़्यादा होता है क्योंकि गाँव में तो भाई खेत भी होते हैं, खेतों में फसल उगाई जाती है, उसमें पानी वगैरह देना, बुआ तो खुला एरिया होता है, पेड़ पौधे होते हैं और उनमें पानी वगैरह दिया तो ठंडा रहता है। और गाँव में इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, कंपनियां नहीं है जिनसे धुआं निकलता है, ना इतने ये व्हीकल्स वगैरह चलते हैं, तो क्या है। और फिर ऊपर से गांव जो शहरों में सड़कें ज़्यादा होती है, सड़कें जो होती है वो पहले दिन के टाइम में तो सूरज से आने वाली रेज को ऑब्जर्व कर लेती है और रात को फिर अब वो गर्मी को अपने अंदर सोख लेगी और रात को उसको रिलीज कर देती है, उसको जो उसमें उन्होंने अंदर सोख रखी थी। तो इससे क्या होता है कि शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है, शहरों में गर्मी ज़्यादा है तो तापमान बढ़ जाएगा, है ना। नगर के भीड़ वाले ऊंचे मकान होते हैं, ये भी क्या होते हैं, गर्म हवा को रोक लेते हैं। तो नगर के भीड़ वाले ऊंचे मकान क्या करते हैं, हवा को रोक लेते हैं। भाई बाहर नहीं जाने देते गर्म हवा को, वहीं रोक लेते हैं, इससे तापमान बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तापमान शहरों का तापमान गाँव के मुकाबले ज़्यादा होता है। वायु दाब देखो, अब वायु दाब और आ गया। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। अब वायु का दबाव जैसे हमारा शरीर है, यह जानकर आश्चर्य होगा वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। यानी कि हम जिस अर्थ पर अब हम खड़े हैं फिलहाल, हमारे ऊपर चारों तरफ से वायु का प्रेशर बना हुआ, वायु हमारे ऊपर दाब लगाती है और हमारा शरीर अपोजिट डायरेक्शन में वायु की तरफ दबाव प्रेशर बनाए हुए है, जिससे हमें यह अनुभव नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए हमेशा, क्योंकि वायु का दाब हमारे शरीर पर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर उसके विपरीत दिशा पर बल दाब, भाई हमारा शरीर भी तो प्रेशर लगा रहा है, दाब बना रहा है ना, बल बना रहा है। ऊपर से वायु, साइडों से वायु, चारों तरफ से वायु दबाव बना रही है और हमारा शरीर उसके विपरीत, यानी कि वो जो बल है, वायु का दाब है और हमारे शरीर का दाब है, वो बराबर है। तो इससे क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का जो भार है, वो जो नीचे की तरफ दाब लगा रहा है ना पृथ्वी की सतह पर, वही वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल से ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। भाई वायु का दबाव जो है वो अर्थ की सतह के पास ज़्यादा होता है। जो हैवी वायु जो होती है ना, वायु का जो घनत्व होता है वो हमारी अर्थ है ना, हमारी पृथ्वी, उसकी सतह पर ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो वायु का दबाव भी कम होता जाएगा। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर एक घट जाता है। वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश, नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। तभी मैं आपको ये बताती हूँ दोबारा सा, एक मिनट। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब ये आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ एक मिनट, जगह का यहाँ है। अब ये हमारी अर्थ की सतह है, ठीक है ना। यहाँ ये पेड़ पौधे लगा लीजिए, ये आप खड़े हैं, यहाँ हम खड़े हैं, कुछ भी लगा लीजिए। अब ऊपर क्या आते हैं, वायु का जो प्रेशर होता है ना, वायु का दबाव जो होता है वो अर्थ की सतह पर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अर्थ की सतह पर नीचे की तरफ ज़्यादा होता है वायु का दाब। जब वायु का दाब नीचे ज़्यादा होता है, वायु दाब नीचे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना ऊंचाई पर, वहाँ वायु दाब कम होगा और यहाँ वायु दाब ज़्यादा होगा। और ये हाइट पर वायु दाब, यहाँ वायु दाब कम होगा, कम, और यहाँ क्या होगा, ज़्यादा।
वायु दाब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वायु जो है हैवी वायु, डेंस वायु हमेशा नीचे होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायु का दबाव कम होता जाएगा। ठीक है। वायु का दबाव क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये और समझिए आप कि ऊंचाई पर जाने पर तो ये घट जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ये तो। अब वायु का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप को प्रभावित करता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब बनाती है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश और कम, मतलब कि अब आपको मैं एक बार यहाँ समझाती हूँ फिर से। ये देखिए, एक मिनट। अब क्या कह रहे हैं कि वायु दाब, ये आपकी ज़मीन है, यहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है और यहाँ आ रही है कम। एक मिनट, यहाँ सूरज की रोशनी यहाँ ज़्यादा आएगी और यहाँ आएगी कम। ठीक है ना। तो ये जहाँ ज़्यादा आएगी वहाँ की वायु क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी और ये ऊपर उठेगी। यहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी तो यहाँ बनेगा लो प्रेशर। ठीक है ना। वायु दाब कम बनेगा, निम्न वायु दाब। लो प्रेशर कहाँ बनेगा, जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा आएगी, और जहाँ कम आएगी वहाँ बनेगा हाई प्रेशर, यानी कि उच्च वायु दाब। तो यहाँ की वायु क्या होगी, ठंडी, भारी होगी, क्योंकि हमेशा भारी वायु तो नीचे की तरफ प्रेशर बनाती है। तो जो वायु भारी होगी वो नीचे की तरफ प्रेशर बनाएगी, जो वायु हल्की होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी। और जहाँ सूरज की रोशनी ज़्यादा आएगी वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की होकर फैलेगी और ऊपर उठ जाएगी। ठीक है ना। और जहाँ सूर्य की रोशनी कम जाएगी, यानी कि सूर्य की रोशनी कम पहुँची है, तो वहाँ हीट भी कम पहुँचेगी, गर्मी नहीं बनेगी। गर्मी नहीं बनेगी तो वहाँ की वायु क्या होगी, वहाँ की वायु भारी होगी और वो नीचे की तरफ आएगी और वहाँ हाई प्रेशर यानी उच्च वायु दाब वहाँ बनेगा जहाँ सूरज की ऊर्जा नहीं पहुँचेगी। और हाई निम्न वायु दाब वहाँ बनेगा जहाँ सूरज की रोशनी या सूरज की ऊर्जा पहुँचेगी। ठीक है ना। अब एक बात और समझ लीजिए आप, जैसे कि ये अब हमेशा वायु क्या करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलती है। अब यहाँ लो प्रेशर था, लो प्रेशर से ऊपर गई और ये जो वायु है ये हाई प्रेशर पर जो वायु, ये भारी वायु है। अब ये क्या करेगी, यहाँ स्पेस खाली होते ही इधर चल पड़ेगी। हाई प्रेशर से वायु जो है उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की तरफ जाएगी और निम्न दाब से वायु फिर ऊपर उठ जाएगी और ऊपर से वायु फिर क्या करेगी, अब ये यहाँ वापस हाई प्रेशर पर आएगी। तो ये क्या है कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पर चलती है। हाई प्रेशर से वायु हमेशा लो प्रेशर पर, यानी कि उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर चलती है। और निम्न दाब कहाँ होगा, निम्न दाब वहाँ होगा जहाँ सूर्य की रोशनी, सूरज की गर्मी कम आएगी। ठीक है ना। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में क्या होती है, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनाती है, निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। तो वायु क्या होगी, गर्म होकर ऊपर वहीं उठेगी जहाँ अधिक सूरज की रोशनी आएगी, और जहाँ सूरज की अधिक रोशनी आ रही है वहीं गर्मी बढ़ेगी और वहीं निम्न दाब बनेगा, यानी लो प्रेशर बनेगा। ठीक है। और लो प्रेशर में क्या होता है, निम्न दाब में बादल युक्त आकाश, नम मौसम, ये सब निम्न प्रेशर में होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायु ठंडी होगी, भाई जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आएगी ज़्यादा वहाँ गर्मी नहीं पहुँचेगी, तो तापमान वहाँ कम होगा, वहाँ की हवा ठंडी हो जाएगी और वहाँ की ठंडी हवा से क्या होगा, वायु भारी हो जाएगी और वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगी, निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाएगी। ठीक है। और उच्च दाब में क्या होगा, जब हवा नीचे होगी वहाँ ना कोई बादल बनेंगे, ना नम मौसम होगा, तो वहाँ आकाश हमेशा, आसमान हमेशा वहाँ क्या रहेगा, साफ रहेगा। ठीक है ना। आसमान साफ कौन से क्षेत्र में रहेगा, उच्च दाब क्षेत्र में, जहाँ की वायु नम होती है और नीचे भारी होती है, भारी होकर ठंडी होती है, नीचे आ जाती है। ठीक है ना। हाई प्रेशर बनाती है, उच्च दाब बनाती है, वहाँ आकाश साफ होगा। और निम्न दाब में हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, वहाँ हमेशा बादल युक्त नम मौसम रहेगा। ठीक है। अब वायु सदैव, और एक चीज और, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ गमन करती है। ये ध्यान रखिएगा, हवा कहाँ गमन करती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ।
अब आ जाता है पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ा ले जाती है, तूफान आदि की तरह देखा जाता है। कभी अजीब पवनें बहती हैं, आप इसमें मही धूल धुएं के कणों को उड़ते देखते हैं। कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसकी विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना भी आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्य 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। अभी ये क्या कह रहा है कि भाई हवा के बारे में बताया है। हवा जो उसको मतलब नॉर्मल जो चलती है उसे पवन कहते हैं। अब आपने देखा हो भाई तेज हवा चलती है, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। कभी कभी धीरे धीरे एकदम सुहावना मौसम रहता है, ऐसी हवा चलती है। कभी आपने जो हवा पवन चल रही हो, धूल हवा चल रही हो, उसमें धूल के कण देखे होंगे, है ना। कभी इतनी तेज हवा चलती है, तूफान आता है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना ही मुश्किल हो जाता है, छाता लेकर भी नहीं चल सकते, है ना। तो आपने ये सब देखे होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हवा को 3 जो पवने हैं उनको 3 भागों में बांटा है। 3 तरह की बताई हैं, स्थानीय पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। मौसमी पवने और स्थायी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्थायी पवने। ये व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवने ये स्थायी पवने हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ ये आपकी भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री इक्वेटर। अब इस पर ये देखिएगा, ये जो है ये करक और ये मकर। अब इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ सूर्य की रोशनी गर्मी बहुत आती है, हीट ज़्यादा रोशनी हमें सूरज की सीधी किरणें आएंगी तो यहाँ हीट ज़्यादा होगी। तो यहाँ हमेशा ये हवा एक देखिए डायरेक्शन दे रखी है, ये हमेशा कैसे चल रही है, उत्तर पूर्वी, उत्तर की तरफ से आ रही है नहीं उत्तर पूर्वी, और ये नीचे दक्षिण की तरफ से आ रही है ना दक्षिण पूर्वी। इनकी डायरेक्शन यूँ है ना, इनकी डायरेक्शन आपको दिख रही होगी ना। तो ये क्या है, ये उत्तर की साइड की ऊपर वाली जो है ये उत्तर की साइड की है, तो ये उत्तर की पूर्व की, यानी ये इधर से चल रही है ना, पूर्व की तरफ से आ रही है। पूर्व इधर है, इधर सूरज निकलता है, पूर्व इधर है, तो ये पूर्व की तरफ से आ रही है तो उत्तर पूर्वी, और ये दक्षिण की तरफ से पूर्व की तरफ से आ रही है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। अब इनको ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने कहाँ चलती है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच चलती है। दक्षिण को हमने मक्कार के नाम से पढ़ा था, तो ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्वी पवने मकर रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ, और उत्तर पूर्वी पवने जो है वो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ चलती है, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी स्थायी पवने, ये हमेशा वर्ष भर लगातार इसी दिशा में चलती है। मौसमी पवने क्या होती है, ये अपनी दिशा बदलती रहती है, मौसम के अकॉर्डिंग चलती है। जैसे भारत में मानसून की पवने, ठीक है ना। अब भारत में क्या होता है, यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये हमारा भारत है, मान लीजिए हमने ये एरिया बना दिया। अब भारत में हमेशा इस तरफ से मानसून आता है, नीचे ये अरब सागर है यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से मानसून आता है, तो ये क्या हो गई, भारत की मानसूनी पवने हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह की जो पवने हैं उनको क्या कहा गया है, मौसमी पवने, ठीक है। जैसे भारत में मानसूनी पवने। अब स्थानीय पवने, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए समुद्री समीर, आपको भारत के उत्तर क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवने याद होंगी, जिसे लू कहते हैं। भाई उत्तर भारत में, हम उत्तर भारत में आते हैं, तकरीबन जो देख रहे हैं कैंडिडेट्स इन वीडियो को, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सब उत्तर भारत में आ रहे हैं भाई, यानी कि आपका दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और ये सब क्या है, तो यहाँ क्या चलती है, लू चलती है। तो ये क्या होती है, स्थानीय पवने, जो किसी स्थान की स्पेशलिटी होती है, ठीक है ना। समुद्री समीर, अब हमारे यहाँ उत्तर में तो समुद्र नहीं है ना, बीच के जो स्टेट्स हैं इनके पास समुद्र नहीं है, तो यहाँ समुद्री पवने नहीं चलेंगी। तो समुद्री पवने कहाँ चलेंगे भाई, समुद्री एरियाज में चलेंगी, तो वो उनका स्थान फिक्स है ना। तो जहाँ बल्कि किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष में या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। अब गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है, मई जून में जो लू चलती है, मई जून में, है ना, वो एक स्पेसिफिक विशेष टाइम हो गया साल का। उसी तरह से समुद्री समीर कहाँ चलेंगी, जो समुद्रों से हवा आती है तो वो कहाँ चलेगी, वो आपके समुद्र वाले एरिया में चलेगी, तो वो समुद्री, इस तरह से ये क्या होगी, स्थानीय पवने हो गई। तो ध्यान रखिएगा, लू और समुद्री समीर स्थानीय पवने हैं। मौसमी पवने जो मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, भारत में मानसूनी पवने जैसे, और स्थानीय पवने ये कंटिन्यू साल भर लगतिलार निश्चित चलती रहती है। और आपको मैंने बता ही दिया है, व्यापारिक पश्चिमी पूर्वी पवने, ठीक है। ये जैसे ये यहाँ आपको दिखाया गया था कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने।
अब ये चल रही है जैसे ये ऊपर की तरफ ये और चल रही है, ये बाद में बड़ी क्लासेस में बताया जाता है। ये सिर्फ हवाओं की डायरेक्शन दिखाने के लिए बताया गया है। अब आप आ जाइए और आगे, बारिश और बसती है भैया भी आपकी। अब आ जाते हैं आर्द्रता। जब जल पृथ्वी पर, अब आपके इस चैप्टर में सब कुछ था इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। भाई देखते बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इतनी हीट से जो समुद्र, जो ये जो जल, जितने भी जलाशय हैं, जैसे समुद्र हैं, जो नदियां हैं, चाहे आपके गांव में कोई तालाब है, शहर में कोई तालाब है, कोई झील है, कुछ भी है, वहाँ से जो जल है वो वाष्पित हो जाता है और जलवाष्प बन जाता है। और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और वायु में जब नमी होती है ना, जलवाष्प होते हैं, इन्हीं को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम आर्द्र दिन कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है इसमें जलवाष्प करने की क्षमता बढ़ जाती है। गर्म वायु, जब ठंडी वायु है वो जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती, वो ऑब्जॉर्व नहीं कर सकती। जो गर्म जलवायु है ना वो, जो गर्म वायु है, गर्म हवा है, वो ही जलवाष्प को अपने साथ, जलवाष्प को धारण कर सकती है, उसको अब्जॉर्व कर सकती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, असहज महसूस करते हैं। अब गर्म वायु होती है वो ही अपने साथ जलवाष्प धारण कर सकती है और जब जलवाष्प धारण कर लेगी तो क्या हो जाएगी? आर्द्र हो जाएगी। हम बोलते नहीं कि बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, चिपचिपाहट सी हो रही है ना मौसम में, बारिश के मौसम में ऐसा फील होता है ना। भाई बारिश क्यों होती है? गर्मियों में गर्मियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हीट आती है सूरज की अर्थ पर, तो क्या होता है? समुद्रों का, नदियों का, तालाबों का, झीलों का, सबके पानी से जलवाष्प बनते रहते हैं और वो जलवाष्प क्या होता है? फिर वो हवा जो गर्म होती है वो उनको अपने अंदर धारण करती रहती है ना, अब्जॉर्व कर लेती है, उसके साथ इकट्ठी होती रहती है जलवाष्प गर्म हवा के साथ। और वो ही फिर क्या करते हैं? बादल वगैरह, बारिश वगैरह होती है, उसी से बादल बनते हैं, फिर बारिश आती है। तो ये क्या करे कि आर्द्र मौसम के अंदर कपड़े नहीं सूखते। हमें पता है भाई, गर्मियों में आप कपड़े सुखा दो, कपड़ों 15-20 मिनट के अंदर कपड़े सूख जाएंगे। कपड़े क्या, उनके रंग भी सूख जाते हैं साथ साथ। पर क्या होता है, बारिश के मौसम में आप कपड़े सुखाओ, कपड़े नहीं सूखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हवा है उसके अंदर ऑलरेडी नमी होती है ना। हवा क्या होती है? नम होती है। तो नर्म, जिस हवा के अंदर नमी है उससे कपड़े नहीं सूखेंगे, उस वजह से कपड़े नहीं सूख रहे, क्योंकि मौसम में पहले से क्या है? आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है ना। और गर्मियों में क्या होता है? गर्मियों में हवा गर्म होती है तो वो कपड़ों से जो पानी होता है ना, जो नमी होती है, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, धारण कर लेती है। तो इसलिए कपड़े वहाँ जब जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों के अंदर, क्योंकि वो गर्म हवा जो कपड़ों में पानी होता है उसे सोख लेती है, अपने साथ ले लेती है। और जो बारिश के मौसम में जो हवा होती है उसके अंदर पानी होता है, उसमें नमी होती है, तो वो कपड़ों से नमी कैसे लेगी? नहीं ले सकती, वो ऑलरेडी नम होती है, इसलिए कपड़े नहीं सूखते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब हवा जलवाष्प बने, हवा ने अपने साथ जलवाष्प को धारण कर लिया, हवा हल्की हवा थी, गर्म हवा थी, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। अब वो ऊपर जाती है तो क्या होता है? ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होता जाता है ना, तो वो ठंडा होना शुरू हो जाती है। ठंडी होकर क्या होती है? संघनित हो जाती है, संघनित होकर ठंडी होकर जल की बूंद बन जाती है। हवा ऊपर जा रही है धीरे धीरे, अभी बताया था कि जहाँ गर्म एरिया होगा वहाँ ऊपर जाएगी, हवा ऊपर जाएगी। और जलवाष्प जो पानी था वो वाष्प बन गया था, अब हवा ने उन वाष्पों को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया गर्म हवा ने, और वो ऊपर जा रही, धीरे धीरे ऊपर जाते 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 क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाता है हमारा। टेम्परेचर ऊपर कम होगा तो वो जलवाष्प ठंडे होते जाएंगे, ठंडे होते जाएंगे, तो वो क्या बनेंगे? संघनित होकर जल की बूंदें बन जाएंगी। और बादल फिर इन्हीं बूंदों का एक समूह होता है, और ये बूंदें जब इकट्ठी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा बूंदें, तो ये बादल बन जाते हैं। जब जल की ये जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि जब ये वायु में ना तैर सकें तब बारिश के रूप में, वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, ठीक है ना। तब ये क्या करती है? वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज के पीछे पथ पर सफ़ेद चिन्ह छोड़े देखे होंगे आपने, देखे नहीं होंगे। आकाश में जब हवाई जहाज उड़ती है तो उसके पीछे एक पट्टी सी बन जाती है सफ़ेद, हम कहते हैं ना ये अपना रास्ता बना के जा रही है। तो वो क्या होता है? वो होती है इंजन से निकली नमी, जो
हवाई जहाज होता है उसके इंजन से जो नमी निकलती है, जेट हवाई जहाज के पीछे जो इंजन में से जो नमी निकलती है वो ही संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान। और जब ऊपर वायु, जब उस वही इतनी ऊपर वायु, हमने क्या पढ़ा था कि जहाँ हवाई जहाज या जेट वगैरह चलते हैं वहाँ पर वायु में हलचल नहीं होती है ज़्यादा, ठीक है ना, तो वहाँ वायु कम गतिमान होती है। फिर वो धीरे धीरे, जैसे वायु धीरे धीरे वहाँ एक्टिव होती है, गति होती है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाती है, संघनित नमी कुछ देर बाद खत्म हो जाती है ना। और वो नमी जब तक बनी रहती है एक जगह, यानी कि वो जलवाष्प जो थोड़ी बहुत नमी उसने छोड़ दिया तो जलवाष्प हो गए ना, वो हमें इकट्ठे दिखाई देते हैं, तो वो रास्ता से सफ़ेद बादल से बन जाते हैं ना, रास्ता से दिखाई देता है। पर थोड़ी देर बाद जैसे जैसे हवा वही वहाँ आती है तो उनको धीरे धीरे वहाँ से हटा देती है। समझ रहे होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। जो पहले इसमें मेन तो इसमें यही बताया गया है कि जलवाष्प, गर्मी के मौसम में सूरज की रोशनी से जलवाष्प बनते हैं। गर्म हवा होती है, गर्म हवा जलवाष्प को धारण कर लेती है और वो धीरे धीरे ऊपर जाती है। जब ऊपर जाती है तो भाई टेम्परेचर कम होता जाता है, हवा ठंड, वो जलवाष्प ठंडे होते हैं, ठंडे होकर वो जल की संघनित होकर पानी की बूंदें बन जाते हैं। जब वो बूंदे, बहुत ज़्यादा बूंदें इकट्ठी हो जाती है, वही बादल का रूप ले लेती हैं। और जब वो अधिक ऊपर ना जा सकें और बहुत अधिक ठंडी हो जाती है और अधिक ज़्यादा टाइम तक वो ऊपर ना तैर सके तो वो क्या होते हैं, बारिश बन के नीचे आ जाती हैं। तभी तो गर्मियों के बाद बारिश आती है, कभी सर्दियों के मतलब कि सर्दियों के मौसम के बाद मानसून देखा नहीं ना। गर्मियों के बाद मानसून क्यों आता है, क्योंकि गर्मियों में ही समुद्रों का पानी, जब गर्म सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है तो समुद्रों का पानी क्या होता है, समुद्र का या हमारे नदियों, झीलों, तालाबों का सबका पानी वाष्पित होकर ऊपर चला जाता है और ऊपर जाकर वो संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बादल बनकर बरस जाता है। फिर पानी ऐसे, इसी को तो वाटर साइकिल कहा गया है ना। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। पृथ्वी पर जो वर्षा पानी गिरता है उसे वर्षा कहते हैं और ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। भाई बारिश में जो पानी आता है उसे भूमि सोख लेती है, धरती के अंदर चला जाता है, वही हमें अर्थ जो हमारी धरती के अंदर से हमें मिलता है वो बारिश से प्राप्त होता है। पौधे जल के संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ कट जाते हैं, वर्षा जल अनावर्त पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पौधे जल का संरक्षण करने में मदद करते हैं। अब पौधे जल का संरक्षण करने में कैसे मदद करते हैं, अब देखिए पौधे क्या होते हैं। अब मान के चलिए ये पेड़ है, इसकी जड़ें जो है ना वो पानी को सोख लेती हैं, ठीक है ना, ये भी पानी को सोखती हैं जड़ें भी। तो इस तरह से क्या करते हैं, पौधे भी अपने अंदर पानी को अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, जल का संरक्षण हो गया। तो पौधे भी जल का संरक्षण करने में मदद करते हैं। पहाड़ी पार्श्वों में पेड़ काटे जाते हैं जिससे वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता रहता है। अब ये क्या करे, जैसे कि ये पहाड़ी एरिया है, अब इस पर ये पेड़ है, अब ये क्या करते हैं, अपने जड़ों में पानी को सोख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी को नीचे बाढ़ के रूप में नहीं आने देते, क्योंकि बहुत का आता है पानी पहाड़ों पर से नीचे, पर उस पानी का कुछ हिस्सा ये पेड़ अपनी जड़ों में सोख लेते हैं, ठीक है ना। तो वो उतनी स्पीड नहीं बनती पेड़ों से पानी की पहाड़ों से आते वक्त। पर जब ये पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी सीधा नीचे आएगा, अपने साथ पहाड़ों का कटाव भी करके लाएगा और बहुत ज़्यादा पानी आएगा, तो इससे क्या आएगी, नीचे वाले एरियाज में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, पानी का संरक्षण भी करते हैं और बाढ़ आने से भी रोकते हैं, ठीक है ना। अब कहा बारिश को तीन प्रकार की वर्षा इन्होंने बताई, यहाँ देख लेते। एक तो चक्रवाती वर्षा। तो चक्रवाती वर्षा क्या होती है भाई, जो चक्रवात के कारण आती है समुद्रों में, है ना, समुद्र में जो चक्रवात उठते हैं उससे फिर जो चक्रवात हमारे जो ये तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय एरियाज होते हैं, वहाँ पर आते हैं, तो वो होती है आपकी चक्रवाती वर्षा। समुद्रों में चक्रवात बनते हैं और वो चक्रवात जब आपके तटीय एरियाज पर आते हैं, तट वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, कोस्टल एरिया जिनको बोलते हैं, तो वहाँ आते हैं तटीय प्रदेशों पर, वो वहाँ आकर बारिश करते हैं। आर्द्र पर्वतीय वर्षा। अब पर्वतीय वर्षा क्या होती है भाई, जैसे कि हवा में नमी थी, बादल थे, ऊपर हवा जा रही है, बादल बने हुए हैं, ये आगे जा रही है ना, जहाँ इसमें दिखाया गया जा रही है। अब जाते जाते क्या हो गया, आगे इसे आगे जाने का रास्ता ना मिला तो ये पहाड़ों से टकरा कर, भाई पहाड़ों से ऊपर इतना ऊपर ये जा ना सकी, पहाड़ से ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा सकी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, बादल के अंदर
भाई अब ये गति नहीं कर सकते क्योंकि वजन ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया ना, गति नहीं कर सका, तो ये पहाड़ से ऊपर तो उठ नहीं सका और पहाड़ से टकराकर यहीं ये बरस गया, है ना। तो ये हो गई आपकी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा कैसी होती है भाई, जब वायु में जो जल वाष्प संघनित होकर जब बादल बन जाते हैं और ये आगे चल जब ये बढ़ते रहते हैं तो पहाड़ वगैरह आ गया, पहाड़ आने से क्या होता है, ये पहाड़ के ऊपर इतनी ऊंचाई तक ना पहुंच सके तो ये यहाँ इसी पहाड़ से टकराकर यहीं बरस जाते हैं। तो ये आपकी पर्वतीय वर्षा होती है। एक होती है आपकी संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा जो नॉर्मल हम अभी पढ़ रहे थे कि गर्मी के मौसम में जलवाष्प बनते हैं, जलवाष्प बनेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर ठंडे हो जाएंगे, ठंडे होकर फिर वापस अर्थ पर बरस जाएंगे। तो ये क्या हो गई आपकी संवहनीय वर्षा। सहवनीय वर्षा कौन सी होती है, ये बस आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सहवनीय वर्षा जो नॉर्मली गर्मियों का मौसम आता है, जब जलवाष्प बनते हैं, ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर संघनित होते हैं, बादल, ठंडी बूंदे बनती है पानी की, फिर वो क्या हो जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद वो बरस जाते हैं, वो होती है आपकी संवहनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में जब ठंडी हवा होती है जिसमें जलवाष्प होते हैं, ठंडे जलवाष्प यानी कि पानी की बूंदे होती है, बादल बना होता है और वो पर्वत आ जाता है, पर्वत से ऊपर से इतनी ऊंचाई तक, बल्कि पर्वत को पार करके वो आगे बढ़ नहीं सकती है, पर्वत जितनी ऊंचाई तो पर्वतों से वहीं टकरा कर वर्षा कर देती है, वो पर्वतीय वर्षा। चक्रवाती वर्षा में चक्रवात बनते हैं समुद्रों में और वो तटीय एरियाज पर बारिश करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा है कभी हमारे भारत के जो मध्य भारत के पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, आपका हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ का भी चक्रवाती वर्षा होती है नहीं ना। चक्रवाती वर्षा हमेशा कहाँ होती है, कोस्टल एरियाज पर ज़्यादा होती है, वहाँ इनका थोड़ा बहुत इफेक्ट पहुँचता है, ठीक है। तो ये आपकी 3 टाइप्स की वर्षा हो गई भाई। अब वो वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं भी बोलते बोलते परेशान हो गई हूँ। चलो भाई फिर भी आपको करवाएंगे, ये चैप्टर पूरा करवाऊंगी। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें धरातल को ताज़ा जल मिलता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी आ जाती है, ठीक है ना, और वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो भाई आज का आपका चैप्टर हो गया क्लियर। इसमें शायद कुछ और है नहीं, बस थोड़े से डू यू नो बचा है। तापमान को मापने की इकाई को, अब ये देख लीजिए, तापमान को मापने की इकाई जो होती है उसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एंडर्स सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। जो एंडर्स सेल्सियस थे ना, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है और वहाँ वायु दाब भी नहीं है। भाई हवा ही नहीं है तो हवा का दाब कहाँ से आएगा। जब अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वहाँ विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी एक पोशाक पहनते हैं। भाई उनको ऐसे कपड़े, वो बोलते हैं ना कि स्पेस सूट है, वो ऐसे कपड़े पहना के भेजते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है, ताकि उसका बैलेंस बना रहे, वो हवा उस पर प्रेशर बनाती रहे और उसका बैलेंस बना रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो ऐसा कुछ नहीं पहनेंगे ना, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं, उनका शरीर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा और वो बल लगाने से क्या होगा भाई, हाँ शरीर ने तो बल लगा दिया पर ऊपर से हवा का बल नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ब्लड वेजल्स होती है, रक्त शिराएं होती है, वो फट जाएंगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, अंतरिक्ष यात्रियों को रक्त स्रावित हो सकते हैं, खून उनका बाहर आ सकता है, उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको इसमें बता रखा था भाई, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। पश्चिम से पवने, पश्चिम से आने वाली पवनों को पश्चिमी पछुआ पवने कहा जाता है। तो ये डायरेक्शंस क्या होती है, ये हवाओं का नाम इन्हीं से निर्धारण होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आएगा। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है, इसमें अभी कुछ और बाहर रह नहीं गया है। तापमापी तापमान मापता है, वायुदाब मापी वायुदाब मापता है, वर्षा मापी वर्षा मापता है, वात दिग्दर्शी पवन की दिशा बताता है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।